हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जो कंसेप्ट हमने जो प्रीवियस वीडियो सेकंड में हमने जो कंसेप्ट रिवाइज किया था उसमें क्वेश्चन ये भी था। ये देखिए, इसमें परचेज कॉस्ट दी हुई है नॉन रिफंडेबल। मैंने क्या बताया था, नॉन रिफंडेबल का उल्ट चलना है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे, बट यहाँ पर है नॉन रिफंडेबल, सॉरी इंक्लूड होंगे, बट यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इंक्लूड कर लेंगे तो 180 लाख में 20 लाख जो है ये ऐड हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो लीगल कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपीज ये, और एडवर्टाइजमेंट नहीं लेंगे हम, सेरेमनी फंक्शन के नहीं लेंगे हम, एंड ये वाले 1 लाख भी नहीं लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप कैसे इनको अकाउंट अपने में डील करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है हमने इसमें ना 6 आइडेंटिकल हाउस थे। ठीक है। और एक्स ने क्या किया कि 1 of the 6 हाउसेज वर ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स न्यू स्टाफ, कि उसको 6 में से एक घर जो था ऑफिस के लिए चाहिए था, तो पीपीई में हम 1/6 कर देंगे। जो ये अमाउंट का टोटल करके आ रहा है ना, ये वाला तीनों का टोटल करके आ जाएगा 20 लाख, 205 लाख, सॉरी 205 लाख जो इसका आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, इसका जो 1/6 है इसका, वो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ले लेंगे, और बाकी सारा 5/6 जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, डिस्कस कर लिया। और कल को हम परचेज वाला कर रहे थे, कैश, ये तो परचेज कैश वाला है, और एक हमने फिर क्रेडिट वाला किया था, डेफर्ड पेमेंट में किया था, हम वहां पर चलते हैं। हम्म, ये भी कर लिया था हमने क्वेश्चन। ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ एड्रेस अभी करना है, ये वाला हमको, ये डेफर्ड पेमेंट्स वाला ये वाला है। हालांकि इसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसको एक अच्छे लेवल पर। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो एंटिटी है वो एक्वायर करती है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन डेफर्ड क्रेडिट, तो जो कॉस्ट है उसकी, तो उसको इक्वल टू ग्रॉस पेमेंट के इक्वल हम नहीं करेंगे, बट हम इसमें स्टेप्स करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप होगा इसमें इसका इनिशियल रिकग्निशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो कोई भी अगर चीज है, अगर हम कहेंगे कि हम उसकी पेमेंट 2 साल बाद कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एलिमेंट। ओके। तो इसमें हम सबसे पहला हमारा क्या होगा कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे फ्यूचर पेमेंट्स की। हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, तो हम हमारी जब जर्नल होगी तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स। अब बिकॉज वो हमने पैसे अभी जो है देने हैं, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम जितने भी पेमेंट्स करने हैं टू पेएबल्स कर देंगे। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या होता है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती हैं उसके बाद जो आप एंट्रीज डालोगे, है ना, तो आप इंटरेस्ट भी दोगे, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, या फिर पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है जैसे कि परचेज प्राइस, ऑल्दो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न हियर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। जो परचेज प्राइस है ना, वो 10 lakhs की है। ठीक है। अब परचेज प्राइस 10 लाख की है, पेमेंट टू बी मेड 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जो है हमको पेमेंट करनी है। मार्केट रेट है 10%। तो आप कहते हैं अप्लाई इंडिया 40 फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। 1 साल का है, 1 साल का इसका पीवी फैक्टर होता है 0.909। तो हम क्या करेंगे, मेरे को कैलकुलेट करने दो। यस, ये आ गया 90,000, 909,000 आ गया है ये। ठीक है। अब क्या है कि जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे
जब 0.909 से तो आ जाएगा 909,000, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 909,000 टू पेएबल्स। ठीक है, अब जब हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर मैं इसी अमाउंट का, दैट इज 909,000 का, मैं इसका अगर कैलकुलेट करूं 10%, बिकॉज मार्केट रेट इज गिवन टू अस, तो ये आ गया 90900। तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये 91,000 बन जाएगा। ठीक है, तो पेबल्स टू बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा 10 लाख। तो हमारा जो अकाउंट है ना, वो टैली हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा पेबल्स का अकाउंट है, और पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, पेबल का ये अकाउंट बना रहे हैं हम। पेबल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की आ जाएगी हमारी, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो कितनी है हमारी, 909। ठीक है, आई होप मैं बोल रही हूँ तो आप समझ पाओगे मैंने क्या लिखा है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हमको केस की एंट्री डालनी है इंटरेस्ट की, तो इस फिगर के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे 10%। यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी, तो बन गया ना भाई। ठीक है ना, टू बैंक 10 लाख, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ये इंटरेस्ट, इसमें इतना है। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक। अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बुक में तो मुझे नहीं दिखा, मैट में, स्टडी मटेरियल में, बट मे बी इधर उधर हो कहीं। टेस्ट योर नॉलेज में बाद में ना पढ़ाओ, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। एक्स लिमिटेड ने ना एक्वायर कर ली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द डेफर्ड पेमेंट प्लान। ठीक है जी, उसमें इन्होंने डाउन पेमेंट दे दिया। ठीक है, डाउन पेमेंट इन्होंने कहा है कि 1 लाख की है। सॉरी, डाउन पेमेंट इज ऑफ 50 लाख। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स इनको कितने रुपए देने हैं, 120, 120 lakhs। और फिर 1 ईयर के बाद इनको देने हैं 500 lakhs। ये इनको डाउन पेमेंट करनी है, ये 6 मंथ्स में देने हैं, और ये देने हैं 1 ईयर में। और इस पर हमको जो रेट है, रेट इन्होंने दे दिया है 11%। ठीक है, रेट इज 11%। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेट 11% है,
तो हम इस रेट को 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करें तो 5.5 आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, कैलसी मैं क्या करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.055, तो मेरे पास पीवी फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.948। अच्छा, मैं अब क्या करने वाली हूँ, डाउन पेमेंट तो हमने पहले दी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 50 इंटू 150 लेके आ जाएगा। इसको मैं 0.948 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। उसके बाद हमारा ये 500, इसको मैं क्या करूंगी कि सेकेंड ईयर से कर दूंगी इस प्रेजेंट फैक्टर से, जो कि 0.898। इन तीनों की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगी एट द रेट ऑफ 5.5, जो मैंने आपको बताया है, उसकी पी फैक्टर निकाली है मैंने, और मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगी। और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पेबल्स के नाम पर मैं एक जर्नल एंट्री डाल दूँ, ठीक है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री डाल दूंगी जो पूरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर अब हमको आपको करना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। उसके लिए पता है हम क्या करेंगे, पेबल्स अकाउंट लेंगे। अब पेबल्स अकाउंट फिर बनाएंगे, फिर एक लाइन खींची जाएगी उसमें पेबल्स अकाउंट में कि हम यू बना रहे हैं। सबसे पहले पेबल्स अकाउंट में हम क्या डालेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है, और जो है 61276000। ठीक है, ये है, ये हमने हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसी पर कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या करना है, इस पर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना, ऑल दो करते तो हम यूं ही है, लेकिन इस केस में हमको डाउन पेमेंट दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमारी जो डाउन पेमेंट है ना वो 50 लाख की, उसमें से माइनस कर देंगे। 6127 माइनस 50 लाख, ये हमारे पास आ गया 56276,000। इसके ऊपर मैं अब इंटरेस्ट लगाऊंगी, बट 6 मंथ्स का है तो मैं इंटू 5.5% लगा दूंगी। तो हमारा यहाँ पर आ गया है 30,95180, 30,95180। ये हमारा इस पर इंटरेस्ट आ गया, मैंने इसमें से डाउन पेमेंट माइनस करके इसको 5.5 से इंटरेस्ट निकाल लिया। अब यहाँ पर बिकॉज ये सब कुछ 6 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने का हमने इंटरेस्ट डाला है, 6 महीने की जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो भी हम इसमें लगा देंगे, जो कि 120 लाख की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाउन पेमेंट लिख लेंगे कि हमारी ये डाउन पेमेंट है, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे कि हमारी 120 लाख की जो इंस्टॉलमेंट है वो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, और जो ये बैलेंस आ जाएगा, इस बैलेंस को मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और जो बैलेंस आ जाएगा उस पर मैं फिर इंटरेस्ट लगा दूंगी, जिसको कि मैं वो कर दूंगी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर भी लिख सकती हूँ, बिकॉज वो राउंड ऑफ करने के लिए जरूरी हो जाता है। और लास्ट में टू बैंक मैंने लास्ट में 500 लाख की दी है, मैं वो डाल दूंगी। ठीक है, अच्छा, हमारा ये कंसेप्ट भी हो गया है। एंड अब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट है। बेसिकली होता क्या है, हमने किया था कि जा तो हम क्या करेंगे कि एसेट को एक्वायर करेंगे कैश से, जहाँ हमने कहा था कि हम करेंगे ये क्रेडिट वाला, हमने अभी जो किया है डेफर क्रेडिट वाला। अब इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ द अनदर एसेट। देखो हमेशा क्या होता है, जैसे हम कहते हैं पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी ले जाओ, वैसा तो है नहीं कोई कि भैया आप पुरानी गाड़ी रख के वो नई गाड़ी। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कैश एलिमेंट तो इसमें होता ही है कि पुरानी गाड़ी, अब कोई भी चीज है, पुराना गोल्ड का ऑर्नामेंट है, कोई भी पुरानी चीज है दैट इज रीसेलेबल इन द मार्केट, तो आप उसको बेचो और उसके बदला में आप एक नई चीज ले लो, प्लस आपको कुछ कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है दैट आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है कुछ अनदर एसेट के लिए, तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें जर्नल एंट्री क्या पास होगी, देखो
अब हम जब कैश से लेते हैं तो हम करते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बिकॉज कैश नहीं जा रहा, कैश क्रेडिट नहीं करेंगे हम यहाँ पर, अब हम एसेट्स को कर देंगे, राइट। ओके अब हमारे पास आगे इसकी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि एक्स लिमिटेड है, फैक्ट्री है दिल्ली में, और उसको मैंने एक्सचेंज कर लिया है वाई लिमिटेड से, हरियाणा में एक फैक्ट्री है उससे, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली वाली तो 2 करोड़ की थी, और जो हरियाणा वाली है वो सिर्फ 20 लाख की है। नाउ आप देखो कि 80 लाख, सॉरी 1 करोड़ 80 लाख, 1.8 करोड़ का फर्क है। इसको मैंने डिफरेंस को सेटल्ड कर लिया कैश में। अब क्या होगा, मेरे पास कैश आ रहा है बिकॉज मैंने 2 करोड़ वाली तो दी है, तो मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू 1.8 करोड़, मेरे पास इतना कैश आ रहा है, पीपीई अकाउंट डेबिट। क्यों, मेरे पास फैक्ट्री कौन सी आ रही है, फैक्ट्री मेरे पास 0.2 करोड़ की आ रही है, तो मैं लिख दूंगी 0.2 करोड़ टू फैक्ट्री। क्रेडिट कौन सी वाली फैक्ट्री को कर दूंगी, जो जा रही है वो कौन सी आ रही है, 2 करोड़ की। इस तरह हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई। अच्छा वाई लिमिटेड क्या करेगा, उल्टा घुमा दो सारी एंट्री को, 2 करोड़ वाली को वो डेबिट कर देगा और 20 लाख वाली को वो क्रेडिट कर देगा, और जो कैश है बिकॉज उसने कैश दिया है तो वो क्रेडिट कर देगा, ठीक है। हम्म So it should include the WDV. It's given up assets book value exists in the balance sheet. So logically, if we are giving up the asset, then it means we are closing its account. अब पता है क्या है, अब अगर हम कोई एसेट को दे रहे हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो हम उस एसेट को जब दे रहे हैं तो उसका अकाउंट जो हम क्लोज कर देंगे, और जब हम उसका अकाउंट जब वो क्लोज करेंगे, वी शुड क्रेडिट इट्स बुक वैल्यू। हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसकी बुक वैल्यू को। इन द बुक्स ऑफ द एक्स लिमिटेड बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 1.5 करोड़। गेन क्या है, 50 lakhs का। बुक वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री, अगर एक्स लिमिटेड ने, देखो यही वाली एग्जांपल मैं ले रही हूँ, इसमें हमने पहले किया था कि जो एक्स लिमिटेड है उसके उसने 1.8 करोड़ की दी थी, 1.8 करोड़, ये उसने 1.8 करोड़ की दे दी, लेकिन उसकी बुक में, जो उसकी बुक्स हैं उसमें इसकी वैल्यू जो है 1.5 करोड़ की है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, 30 lakhs का है। जो ये 30 lakhs का डिफरेंस है, वो हम क्या मानेंगे, गेन। भाई बुक्स में तुम 1.5 की रखी बैठे हो और दी तुमने 1.8 है, तो ऑफकोर्स तुमको गेन हो गया 30 लाख का। अच्छा अब मैं एक और एग्जांपल करूँ, करें अगर हम, उसमें क्या है, लेट मी इरेज दिस। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज इज 20 lakhs। आपने ना जो एसेट्स परचेज की हैं वो 20 लाख की हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पी लिख देती हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहे कि जो एसेट्स हमने परचेज की हैं वो हैं 20 lakhs की, राइट। अच्छा अब फेयर वैल्यू ऑफ द गिवन अप एसेट्स, जो एसेट्स आपने दे दी, गिवन अप, वो 18 lakhs की, गिवन अप वाली 18 lakhs की है, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू डी बुक वैल्यू और द बुक वैल्यू कह लो या फिर WDV ऑफ गिवन अप एसेट्स कह लो, वो है 15 लाख। ये आ जाओ, परचेज प्राइस हमने 20 की ली, 18 की दी, 18 वाली की WDV 15 थी, गेन हो रहा है, क्लियर कट गेन। अच्छा अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो हमने दी थी 15 वाली, 18 में दे दिया हमने, मतलब कि हमको यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट। अच्छा कैश सेटलमेंट हम कैसे निकालेंगे, मैं परचेज कर रहा हूँ 20 की, दे रहा हूं मैं 18 की,
अब मुझको अगर 20 वाली चीज को लेना है और 18 वाली को दे रहा हूँ तो मुझे 2 लाख तो रुपया देना ही पड़ेगा। कैश 2 लाख, गेन 3 लाख, राइट। अच्छा, अब हाउ टू पास एन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या, न्यू एसेट एक्वायर कर लेंगे हम, डेबिट हो जाएगा ये, इसको मैं डेबिट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एसेट हमारी जो है वो निकल गई, निकल, और ओल्ड एसेट हमारी कितने में गई है, ये वाली, यहाँ पर WDV लेंगे अब हम, ये वाली नहीं लेंगे अब हम, यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारी गई, ठीक है, ये हमारी क्रेडिट कर देंगे हम। अच्छा, फिर हमारे को गेन जो हुआ है, प्रॉफिट, वो हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, गेन, कि हाँ हमें जो है हुआ है 3 लाख का। बैलेंसिंग जो है 2 लाख का, फिर वही फर्क तो वही है ना 2 लाख का, वो हम टू कैश कर देंगे। तो देखा जाए, हमने सबसे पहले कैश सेटलमेंट निकाला कि परचेज प्राइस की हमारी एसेट की क्या है और जो एसेट हमने दी है उनका डिफरेंस क्या है, 2 लाख। फिर हमने किया कि जो हमने एसेट दी है उसकी बुक वैल्यू और उसमें क्या अंतर था, और जो अंतर ऑफकोर्स हमारा WDV कम है और गिवन अप प्राइस जो है ज्यादा है, तो ऑफकोर्स एसेट पे प्रॉफिट आ गया। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इस पर, इसको तो हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट हम इसको 18 को नहीं करेंगे, क्रेडिट हम 15 को करेंगे WDV, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसके हिसाब से उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट है तो ऑफकोर्स वो क्रेडिट हो जाएगा और फिर बाकी का हम कैश दे देंगे, ठीक है ना। और इसको मैं रब कर दूं, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यही अगर मैं, जो फेयर वैल्यू है, जो फेयर प्राइस है, उसको सपोज मैं ले लेती हूँ 70 लाख, जो कि गिवन अप एसेट्स है, पर WDV जो है वो मैं ले लेती हूँ 90। लॉस हो गया यहाँ पे। एसेट एक्वायर की है मैंने 40 की, एंट्री क्या पास करेंगे हम, 40 की एसेट एक्वायर की है, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लॉस हो गया 20 का, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट, ठीक है। कैश कितना देंगे, 30, कैश अकाउंट डेबिट 30 टू ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट कितनी आएगी, ये समझ गए ना, ओल्ड एसेट में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन, ओके, lack of commercial substance, fair value of assets taken up 5 lakh, WDV of given up assets 4 lakh, fair value of the given up asset। अब पता क्या है, अब हमको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स चेक करना बता दिया, हमने 5 लाख की ले ली, WDV दे दी लेकिन फेयर वैल्यू नहीं पता, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे भाई। मैं 5 लाख की एसेट को ले रही हूँ, मेरे पास न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, न्यू एसेट जो है वो मेरी 5 लाख के हिसाब से मैंने डेबिट कर रही हूँ, ठीक है। ओल्ड एसेट की मुझे WDV मालूम है, अच्छा है, तो मुझे तो WDV ही लिखनी होती है, टू ओल्ड एसेट 4 लाख की मैं लिख दूंगी। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, टू गेन, नीचे है तो गेन, तो गेन कितने का है, एक, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन अप, उसमें अब टेकन अप का नहीं पता, पहले गिवन अप का नहीं पता था, अब इसमें टेकन अप का नहीं पता, ये मिसिंग है इसमें। टेकन अप का हमको सॉल्व करना है, ठीक है। गिवन अप का दे दिया, WDV ऑफ
एसेट्स गिवन अप दे दी। अब देखो हमें नहीं मालूम कि हमने जो एसेट्स लिए उसकी फेयर वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं। न्यू एसेट अकाउंट डेबिट एक बार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ओल्ड एसेट की WDV 3 लाख है ले ली, टू ओल्ड एसेट। अब फेयर वैल्यू इसकी दे रखी है इन्होंने, मतलब 2 लाख। मतलब फेयर वैल्यू WD का डिफरेंस क्या है, 1 लाख। लॉस, लॉस को भी डेबिट कर देंगे, तो जो न्यू एसेट अकाउंट है वो अपने आप आ जाएगा हमारे फेयर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसको मैं इरेज कर दूं। हम्म, ठीक है। हम्म एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे एक चार्ट है छोटा सा। इफ एक्सचेंज इज अंडरटेकन अंडर द कमर्शियल सब्सटेंस, तो फेयर वैल्यूज गिवन अप होंगी हमारे को, टेकन अप और गिवन अप एसेट्स की। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो एक ही फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। और कमर्शियल सब्सटेंस में स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट डिफरेंस इन फेयर वैल्यूज फॉर कैश सेटलमेंट। सबसे पहले हमने यही किया था, कैश सेटलमेंट का डिफरेंस निकाला था, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू। ये ध्यान में रखना कि हमने फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू इतनी की दे रहे हैं, इतनी की ले रहे हैं, लेकिन जब हमने लॉस गेन निकाला था तब हमने WDV और फेयर वैल्यू ऑफ गेन ऑफ एसेट्स का निकाला था, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। हम्म अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कोई कैश सेटलमेंट नहीं होगी इसमें। फेयर वैल्यूज भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे कि हमने वो एग्जांपल लेकर किया था, हम कर लेंगे, फेयर वैल्यू ले लेंगे न्यू एसेट की और लॉस निकाल लेंगे या गेन जो भी होगा, ठीक है। ओके, ये ध्यान में रखना, जर्नल एंट्री में ओल्ड एसेट में हम WDV ही लेंगे। उसके बाद हमारा आ गया फर्स्ट ऑप्शन में, हमको हमेशा इसमें प्रेफर करना है फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, फिर प्रेफर करनी है फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, फिर प्रेफर करना है WDV ऑफ गिवन अप, ठीक है। तो आप ये मान लो कि जो WDV ऑफ गिवन अप है, गिवन अप वाली लास्ट में है, दोनों याद करने के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में टेकन है और दूसरे में गिवन अप, और थर्ड में गिवन है, तो बाद में WDV है, पहले ऑफ कोर्स फेयर वैल्यू है। तो पहले फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, सेकंड फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, थर्ड इज WDV ऑफ द WDV ऑफ द गिवन अप। ओके, अब एक और एग्जांपल है, एक्सेप्शनल केस है एक्चुअल में ये, कि फेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन, फेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन। एग्जाम्पल है कि जो फेयर वैल्यू एसेट टेकन अप भी नहीं मालूम, गिवन अप भी नहीं मालूम, WDV मालूम है लेकिन गिवन अप एसेट्स 2 लाख रुपया। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, ऊपर न्यू नीचे ओल्ड ऑफ कोर्स, तो उसी को मान लेंगे हम 2-2 लाख से, क्योंकि हमको पता ही नहीं किसी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया कोई,
कोई बात नहीं, देख रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से करवाती हूँ। फेयर वैल्यू है सपोज टेकन अप की 2 लाख, गिवन अप की है 1,50,000, कैश पेमेंट है 40,000, WDV एसेट्स गिवन अप 190,000। जर्नल एंट्री पास करनी है। assume that it is not an on commercial substance, तो कैश सेटलमेंट होगी। कैश सेटलमेंट इसमें हम कैसे करेंगे? 50,000 की, राइट। दोनों का डिफरेंस है ना, गिवन अप और टेकन अप एसेट का। हम्म, और कैश की पेमेंट इन्होंने दे दी 40 की। हम्म, कोई बात नहीं। न्यू एसेट आ रही है हमारे पास 2 लाख की आ रही है, ओके। अब पता प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये इधर है, ये आपके स्टडी मैट में कुछ इसमें दिक्कत है इस सब में। इन्होंने ना, हम क्या करते थे कि कैश का ना वो निकाल लेते थे डिफरेंस। हम्म। और फिर उसके अकॉर्डिंगली करते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कैश ही दे दिया। निकालना तो क्या था, इन्होंने कैश दे दिया, उससे इन्होंने प्रॉब्लम बढ़ा दी। अच्छा, जो दिया तो दिया, दिया प्रॉपर नहीं दिया, मतलब कि आना चाहिए था 50, दे दिया 40। ठीक है। तो इसमें हो गई दिक्कत। इसमें अब हम क्या करेंगे कि इन्होंने ना न्यू एसेट को 40 के हिसाब से कर दिया। 150 प्लस 40, 90,000 हो गया। 190,000, 190,000 पे डेबिट कर दिया। टू कैश 40,000, ठीक है ना अब तो। और टू एसेट 190, WDV वाली वो भी ठीक है। ऊपर यहाँ पर जो लॉस था ना, वो हम 40,000 का डेबिट कर देंगे। आपकी मिल जाएगी। तो 2 लाख की जो अमाउंट दी है ना, वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, क्योंकि हम उसको मान ही नहीं रहे। हम ले किसको रहे हैं? 190,000 को। ठीक है। चेक सन 8, सन लिमिटेड वाला सन यही था ना, कहीं देखा था ना। यही है। इसमें क्या है देखो। सन लिमिटेड ने एक्वायर की है बिल्डिंग, एक्सचेंज ऑफ द वेयर हाउस, उसकी फेयर वैल्यू दे दी, पेमेंट कैश में कर दी इतनी 2 लाख की। फेयर वैल्यू जो बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी 8 लाख। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू कीप दैट बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पसेस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है। बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड द पर्पस टू अर्न रेंटल्स। ठीक है। Hence, it is a case of the investment property acquired in exchange for the combination of the monetary and the non-monetary asset। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो। यहाँ पर बिल्डिंग एक्वायर की है 5 लाख की। ठीक है। पेमेंट ऑफ कैश 2 लाख है। बिल्डिंग 5 लाख, 2 लाख दिया है, और 5 लाख का इन्होंने और फिर बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी, और जो उसको मिली है
वो कितने की है? 8 लाख की। अब देखो इसमें जो फेयर वैल्यू है वो तो दी नहीं हुई, तो इक्वली एविडेंट मानकर क्या करने वाले हैं हम, 8 लाख की बिल्डिंग को जो हमारे पास आई है, कैश 2 लाख दे दिया, 5 लाख की दे दी, और ये गेन और सेल डाल दी। ऐसे किया है ये। अच्छी एग्जांपल है ये भी। ठीक है। इनिशियल, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ assumed owner, in the books of lessee under finance lease, non-exempted lease, non-exempted lease if the lessee is more than 12 months, of course जो लीज है अगर ज्यादा है 12 महीने से, एंड इफ द लीज इज अप टू 12 मंथ्स, तो उसको एग्जम्प्टेड लीज बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म लीज, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट मॉडल नहीं होता। If the lessee brings the asset on short term, then it means there is no intention to purchase it, or just, of course अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए तो उसकी इंटेंशन नहीं है परचेज करना, जस्ट इंटरेस्टेड इन द रेंटल्स। और जो लीज इट इज मोर देन द 12 मंथ्स, देन इट बिकम्स नॉन एग्जाम्प्टेड लीज, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल है, तो सारी पेमेंट्स को हम डिस्काउंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेसी है, उसने एसेट को लिया लीज पर 5 साल के लिए, 5 पेमेंट्स 5 साल, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 5 पेमेंट्स की। ROU, that is right of use account debit to lease liability, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कर देंगे हम। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको क्रक्स में बोल दूं नटशल में, कि अगर लेसी इज ब्रिंगिंग सम एसेट्स ऑन लीज, लेसी कुछ एसेट्स को लीज पे ला रहा है, वो भी 12 महीने से ज्यादा, देन उसको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट ऑफ यूज टू लीज लाइबिलिटी, वो भी प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियस 116, if the asset is on lease for more than 12 months, then consider it right of use in your books instead of lease, and follow time value of money concept and the discount all the payments, and make the entry on accumulated discounted present values। ठीक है ना? ओके। आई थिंक हमारा ये हो गया है। फ्यूचर में डेप्रिसिएशन तो लग ही जाएगा, इंटरेस्ट जो होगा वो लीज लाइबिलिटी पे होगा। ठीक है, अभी मैं आज की ये वीडियो यहीं पर बंद करने वाला लगी हूँ, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप you people will like it, and if you really like it, please don't forget to subscribe my channel and like the video. Thank you so much.